हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीइंग आईएएस। जैसा कि आप सभी को पता है कि बीइंग आईएएस पे एनसीईआरटी स्टार्ट हो चुकी हैं और एनसीईआरटी का मेन उद्देश्य बस यही है कि आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग करना। और हम जो चैप्टर्स हैं वो धीरे धीरे कवर करेंगे। आज हिस्ट्री और शाम को आपके लिए जियोग्राफी जो है वो आपके लिए वीडियो लाया जाएगा। हम हिस्ट्री और जियोग्राफी जो है साथ साथ में लेके चलेंगे। उसका रीज़न है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि इससे क्या रहेगा कि हमारा हिस्ट्री जो है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको हिस्ट्री 6 to 12 पढ़नी ही पड़ेगी। और 6 to 12 हिस्ट्री और जियोग्राफी आपको कम मतलब मान के चलिए आपको पढ़ना ही है, ठीक है। लेकिन ये मान के चलिए अगर आपने 6 to 12 हिस्ट्री और जियोग्राफी और पॉलिटी अगर आपने पढ़ ली, तो अगर आप एक टाइम लक्ष्मीकांत या फिर एक टाइम आप स्पेक्ट्रम या फिर कोई भी अदर बुक जो हिस्ट्री की रहेगी, अगर आप नहीं पढ़ते हैं ना, तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इन्हीं वीडियोस को दोबारा देखेंगे तो आपको सारी एनसीईआरटी के बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा हिस्ट्री का जो टॉपिक है वो है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? आखेट मतलब शिकार करना, खाद्य संग्रह मतलब जो खाद्य पदार्थ है या कोई खाने वाली चीज़ें हैं उनको संग्रह करना। तो मारने मतलब शिकार करने और खाना को संग्रह करने से लेकर के भोजन उत्पादन तक, ठीक है। ये सब आगे हम समझेंगे कि इसका मतलब क्या है पूरा। तो तुषार की रेल यात्रा, तो भाई ये जो है रेल यात्रा कर रहे थे और दिल्ली से चेन्नई जा रहे थे। तो इन्होंने देखा कि भाई बगल वाली सीट मिल गई, विंडो वाली, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि ये जो पेड़ पौधे हैं, घर, खेत खलिहान जो हैं बड़ी तेज़ी से पीछे जा रहे हैं। तो तभी उनके चाचा ने कहा कि भाई ये जो आप देख रहे हैं ये आज से 150 साल पहले ही हमारी तो जो है ट्रेन शुरू हुई है, ठीक है। बस तो उसके बाद में आई है। तो तुषार सोचने लगे भाई कि अगर ऐसा है तो फिर लोग पहले जो सबसे आज से पहले जाने आने जाने के लिए कैसे आते जाते थे। तो उस पे ये आगे की चीज़ें डिस्कस की गई। जैसे आरंभिक मानव है, तो आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे, उनका क्या रीज़न था, ठीक है। ये जानते हैं। जैसे कि आप बहुत लोग सोचते होंगे कि यार आज के जैसे घर क्यों नहीं बसा लिया एक जगह, ठीक है। तो उसका रीज़न था, तब का जो मानव था वो इतना समझदार नहीं था। उसको जहाँ जो खाने की चीज़ें मिलती थी वहीं वो रहने लगता था, ठीक है। अब जैसे कि आज के टाइम क्या होता है, जो भूखे लोग हैं, जिन मतलब जिनके लिए जिनका कोई घर नहीं है, तो वो वहीं रहेंगे ना जहाँ पे उनको खाने पीने की चीज़ें मिलेंगी। अगर वहाँ उनको चीज़ें नहीं मिलेंगी तो वहाँ से आगे मूव कर जाएंगे। तो वही सेम चीज़ है कि इस महाद्वीप में लगभग 20 लाख साल पहले रहा करते थे। तो उन्हें हम क्या कहते थे? आखेटक खाद्य संग्रह, ठीक है। धीरे धीरे जो जीन्स हैं बदलते हैं, जो क्या नाम आपकी जो पीढ़ियाँ हैं वो बदलती हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे यही हुआ कि आज से 20 लाख साल पहले जो मानव था उसको हम आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते थे। क्यों? वो क्या करता था, भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारते थे। आमतौर पर खाने के लिए वह जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल मूल दाने पौधे पत्तियाँ और अंडे इकट्ठा किया करते थे और उन्हीं को वो खाते थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, आखेटक खाद्य संग्राहक समूह के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। तो ऐसा वो क्यों करते थे, उसका रीजन है। रीजन ये है, पहला रीजन इसमें ये बताया गया है कि वे एक जगह पर अगर ज़्यादा दिनों तक रहते थे तो वहाँ की सारी जगहों को खा करके ख़त्म कर देते थे। और जब वो ख़त्म कर देते थे तो वहाँ पर रहने का कोई वही उनका औचित्य ही नहीं था, तो वहाँ से वो दूसरी जगह जाते थे। दूसरा कारण क्या हो सकता है भाई? एक जगह से दूसरी जगह जाने में पहला कारण तो ये समझ में आता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि आप अगर किसी जानवर के पीछे दौड़ते हैं, अब आप अकेले तो दौड़ेंगे नहीं। अगर अब आप अकेले दौड़ेंगे तो हो सकता है उल्टा अटैक कर दे। तो कम से कम झुंड में लोग एक जानवर के पीछे दौड़ते थे उसको मारने के लिए। तो पूरा झुंड का झुंड अगर एक जगह से अब देखा भाई कि वहाँ पे कहीं जहाँ पे जैसे ये ख़त्म हो गया भाई, यहाँ पे खाने पीने वाली चीज़ें, तो जानवर का शिकार कर रहे हैं वो। अब जानवर का शिकार करते करते एक जगह ऐसे पहुँच गए, देखा अरे भाई यहाँ तो बहुत हरियाली है, यहाँ बहुत पेड़ पौधे हैं, तो वो वहाँ से वहाँ शिफ्ट हो गए, ठीक है। तीसरा कारण इन्होंने ये बताया है कि भाई मतलब मौसम। मौसम का मतलब ये, जैसे जहाँ रह रहे हैं वहाँ बहुत बारिश होने लगी, बाढ़ आ गई, वहाँ पे सारी चीज़ें बह गई। तो उन्होंने क्या किया, वो तो वहाँ से निकल के वो दूसरी जगह चले गए। तो ये बहाना था कि भाई आप इस जगह से दूसरी जगह चले गए। चौथा कारण ये था कि अब बिना पानी के तो कोई रह नहीं सकता, बिना पानी के तो जीवन है नहीं, जल ही जीवन है कहा जाता है। तो जहाँ पे मान लो वो रह रहे थे, ठीक है। अब उनको वहाँ पे जो चीज़ें, जो पानी जो झरना मिला,
तो वो एक मौसमी था, जब तक भाई बारिश हुई तब तक वहाँ पे पानी उनको मिलता रहा। अब जब बारिश ख़त्म, गर्मी आई, वो सब चीज़ें सूख गई, तो इसीलिए उनको दूसरी जगह फिर मूव करना पड़ा। तो ऐसे 4 रीजन थे जिनसे वो एक जगह पे नहीं रुक सकते थे, ठीक है। उसके बाद में फिर आरंभिक मानव के बारे में हमको जानकारी कैसे मिलती है? भाई सबसे पहले जो मानव था वो क्या करता था? एक तरीके से मान के चलिए ये आपकी एंशियंट हिस्ट्री स्टार्ट है, ठीक है। आपकी एंशियंट हिस्ट्री स्टार्ट है और एंशियंट हिस्ट्री की हमको स्टार्टिंग में पढ़नी पड़ती है। तो जो भाई आरंभिक मानव था वो क्या करता था? देखिए, पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे, ठीक है। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हैं, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, जब आपके पास पत्थर है, आपने देखा कि आप पत्थरों से चोट लगती है तो आपने पत्थर, लकड़ी और हड्डियों से औजार बनाए होंगे और इन्हीं का भी उपयोग किया होगा तब के टाइम में। उसके बाद क्या हुआ कि इन्हीं औजारों और हथियारों से लोगों ने फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने, पेड़ों की छाल निकालने में, जानवरों से खाल उतारने में, ठीक है, ये सब इन्हीं का यूज किया होगा इन सब चीज़ों को करने में। उसके बाद कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर, मुट्ठे मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि ये हिस्सा है, अब इसको उन्होंने नीचे साइड में मुट्ठे लगा दिए, मतलब कोई लकड़ी यहाँ पे कैसे भी बांध के सेट कर दी। अब इसका उपयोग ये लोग क्या करने लगे? भाला बनाने में, जैसे कि बाण यूज किया, भाले बनाए, ठीक है। उसके बाद में औजारों से लकड़ियाँ काटी और झोपड़ियाँ और औजार बनाने का भी काम किया, ईंधन का भी जलाने का भी काम किया, ठीक है। तो ये देखिए, अब ये क्या है? ये जो है पेड़ खोदने का काम है, मतलब इससे हम पेड़ खोदते थे, इस चोन से, मतलब जैसे पेड़ से खोद रहे हैं, देखिए। उसके बाद इससे छोटा है तो इससे क्या करते थे? खाल, जानवरों की जो खाल थी उसको सिलने का काम करते थे, ठीक है। उसके बाद फिर आता है रहने की जगह निर्धारित करना। देखिए, अब सबसे पहले जो है गेहूँ, जौ और जो धान है, इनके मतलब ये कहाँ पे शुरू हुए, उगना कहाँ पे शुरू हुए? तो इसमें लिखा है कि लाल त्रिकोण वाले जो स्थान हैं वे पुरा स्थल हैं, जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिलते हैं। आखेटक खाद्य संग्रह को मैंने बताया है कि क्या होते हैं वो। आखेटक खाद्य संग्रह जो है वो लोग, जो रेड त्रिकोण हैं, जैसे कि देख लेते हैं, जो ये रेड त्रिकोण है, भीमबेटका हो गया, हुस्गी हो गया और कुरनूल गुफाएं हो गई, इनको आप देख लीजिए अच्छे से। और यहाँ पे भी और हम डिस्कस करेंगे जो ब्लू, जो है ना ब्लू सर्कल, जो ये हैं, चिरांद, कोल्डेवा, ठीक है, बुरजहूम, मेहरगढ़, तो इनको भी हम अभी डिस्कस करेंगे। तो ये जो जगहें हैं रेड कलर की, तो यहाँ पे आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं, क्योंकि यहाँ पे भाई जो भी चीज़ उगती थी उनको उन्होंने खाया और खा पी के निकल लिए दूसरी जगह, ठीक है। तो जो वहाँ पे चीज़ जली से भाई कुछ जलाने खाने के लिए जो जलाया गया तो उसको पकाया, या ये सब चीज़ों को, जानवरों के जो मांस को है पकाया, तो वहाँ पे जो चीज़ें जली हुई मिली या वहाँ पे जो चीज़ें पड़ी हुई मिली, या जैसे कि जो भी चीज़ें वहाँ पे मिली, उसके आधार पर जो पुरातत्वविद हैं उन्होंने ये लगाया कि भाई यहाँ पे लोग पहले रहते थे, ठीक है। उसके बाद में फिर ये हुआ कि कुछ गुफाएं मिली, जैसे कि भीमबेटका की गुफाएं, ठीक है। वहाँ पे गुफाएं और कंदराएं जिनको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लोग रहते थे, क्यों रहते थे भाई? बारिश है, धूप है, हवाएं चल रही हैं गरम गरम, तो उनसे, या ठंडी हवाएं चल रही, तो उनसे बचने के लिए इन गुफाओं में रहते थे। और गुफाएं बहुत अच्छी जगह हैं। देखिए, आप अगर इसमें गर्मी में निकल चले जाते हैं गुफाओं के अंदर, तो वहाँ आपको गर्मी लगे ऐसा बहुत ही कम है, कि वहाँ पर कोई एक मंजिल तो है नहीं। जैसे कि आपको गुफाएं दिखाते हैं, ये गुफाएं हैं, जैसे कि आप यहाँ चले जाएंगे तो आपको लग रहा है कि अब अगर अंदर चले जाएंगे तो आपको गर्मी लगेगी, नहीं लगेगी, लगेगी लेकिन उतना नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें ऊपर गर्म होकर के नीचे टेम्परेचर आ रहा है ऐसा तो है नहीं, ठीक है। हवाएं भी ज़्यादा अंदर नहीं जाती होंगी, तो ज़्यादा अंदर गुफाओं में रहने पे वहाँ पे ठंड और गर्म का अनुभव नहीं होता था, ठीक है। तो ये गुफाएं हैं भीमबेटका की। और यहाँ पे जिसके एक चित्र बनाया गया है, शैल चित्र। शैल चित्र मतलब जो दीवारों पे चित्र बनाए जाते थे, जैसे कि जो लोग गुफाओं में रहते थे वहाँ पे चित्र बनाए जाते थे, जैसे कि जानवरों का चित्र, ठीक है, इंसानों का चित्र। और ये जो चित्र हैं ये मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं में ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया, मतलब बहुत अच्छे से बनाने का प्रयास किया गया है। उसके बाद फिर पुरा पुरा स्थल क्या होता है? जैसे कि अभी ऊपर बताया गया है कि जो जहाँ पे लाल त्रिकोण है वहाँ पे पुरा स्थल हैं, और वहाँ पे आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। तो पुरा स्थल उन स्थलों को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों के अवशेष मिलते हैं, उन्हें हम पुरा स्थल कहते हैं, ठीक है।
ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वो वहाँ से उनका काम हो गया और वहाँ पे वो छोड़ के चले गए। तो ये जहाँ पे मिले उन जगहों को हम पुरास्थल कहते हैं, चाहे वो समुद्र में पाए गए हों या वो नदी के तल पे पाए गए हों। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों को हम पुरास्थल कहते हैं। इसको अच्छे से पढ़ेंगे हम अगले अध्याय में। ठीक है, फिर आग की खोज कब हुई? तो भाई कुरनूल गुफा भी हम चलो आपको दिखाते हैं। कुरनूल गुफा कहाँ है? ये है आपकी कुरनूल गुफा। ठीक है, ये है हुसगी। तो ये और भीमबेटका मतलब ये बहुत पुरानी है। ठीक है, पुरा पाषाण जो है स्थल है, पुरा पाषाण मतलब सबसे पुराने, 20 लाख साल पुराने हैं ये। ठीक है, पुरा पाषाण स्थल जो है वो 20 लाख से लेकर के 12,000 साल तक है। ठीक, नौ पाषाण जो है वो आपका 12,000 से जो है वो 10,000 तक है। उसके बाद महापाषाण जो है वो 1,000 से 1000 BC मतलब बिफोर क्राइस्ट से शुरू होता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम अभी देखते हैं। जैसे कि भाई पुरापाषाण स्थल कौन कौन से हैं? कुरनूल हो गया, हुसगी हो गया, भीमबेटका हो गया, पुरापाषाण स्थल हैं। नौ पाषाण कौन कौन से जो ब्लू कलर से हैं? हल्लूर हो गया, पयमपल्ली हो गया, कोल्डिहवा हो गया, महागढ़ा हो गया, चिरांद हो गया और दाऊजली हेडिंग हो गया। ठीक है, ये मेहरगढ़ हो गया और बुर्जहोम। ये जो है क्या है? नवपाषाण स्थल हैं। अब महापाषाण स्थल जो है वो क्या है? ब्रह्मगिरी और आदि चन्नलूर। ठीक है, देखिए जो महापाषाण स्थल हैं वो 1000 BC में है। ठीक है, अब जैसे जो आरंभिक गांव है, आरंभिक गांव का मतलब ये है जो महापाषाणिक पुरास्थल के बाद में है। आरंभिक गांव मतलब इनाम गांव हो गया। उसके बाद आधुनिक नगर क्या होते हैं? आधुनिक नगर वो होते हैं जो आज के टाइम में है। ठीक है, जैसे कि अभी इसमें आपने पिछली एनसीईआरटी में पढ़ा होगा चैप्टर में कि उन्होंने 2000 को बेस माना है। तो 2000 को बेस मान करके हम इसको पढ़ रहे हैं। तो आधुनिक नगर जो है मुंबई है। मुंबई 2000 से पहले तो बन ही गया था, तो उसको बेस मान करके 2000 में इसको हम मुंबई जानेंगे। तो इसमें ये बताया गया है कि आग की खोज कहाँ पे हुई। देखिए मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढते हैं, उसमें राख के अवशेष मिले हैं। तो कुरनूल गुफा में क्या मिले हैं? राख के अवशेष, मतलब आज से 20 लाख साल पहले आग खोज ली गई है, आग जलाना सीख गए होंगे वो। ठीक है, आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया जाता था, जैसे कि भाई मांस पकाने के लिए, भूनने के लिए, उसे खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए मतलब इसका प्रयोग किया गया था। उसके बाद नाम और तिथियाँ, जैसे कि भाई पुरापाषाण स्थल क्या होता है, मध्यपाषाण स्थल क्या होता है, इन चीज़ों को हम एक बार समझ लेते हैं। तो जिस काल में हम पढ़ रहे हैं, जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे क्या कहते हैं? पुरापाषाण काल। ठीक है, इन दो शब्दों से ये मिलकर बना है। तो पुरा मतलब प्राचीन और पाषाण मतलब पत्थर। जो बहुत पहले जो हमारी मानव सभ्यता थी, जो पत्थरों पे डिपेंड थी, उसको हम पुरापाषाण युग कहते हैं। यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों को महत्व को बताता है। और पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से लेकर के 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इसको याद रखना है क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन में आ जाता है कि पुरापाषाण काल कब से कब तक है। तो 20 लाख साल पहले से लेकर के 12,000 साल पहले तक। इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है भाई, आरंभिक, मध्य और उत्तर पुरापाषाण काल। इसको हम आगे जो है डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे से, विस्तार से। उसके बाद लगभग मानो कि 99% जो कहानियाँ हैं इसी से क्रिएट हुई, क्योंकि इतना बड़ा पाषाण है, मतलब इतना बड़ा जो है ये ड्यूरेशन रहा है इसका कि 20 लाख साल पहले से लेकर के 12,000 साल। तो सिंपल सी बात है कि जो 99% जो कहानियाँ जो हुई होंगी वो इसी से ही हुई होंगी, क्योंकि बहुत ही बड़ा काल है ये। उसके बाद जो है भाई पर्यावरण बदलाव हुए और उसमें मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग हुआ। इसमें 12,000 साल से लेकर के 10,000 साल तक का माना गया। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे थे, इसीलिए इस युग को माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे या हंसिया और आरा जैसे औजार मिलते हैं। हंसिया मानते हैं ना, जैसे कि हंसिया ये हो गया और ये मान के चलिए ये मुट्ठा लकड़ी का हो गया, तो इसको हंसिया बोलते हैं। ठीक है, औजार मिलते हैं। साथ ही साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे हैं। ये तो है नहीं कि भाई हम पुरानी चीज़ें भूल जाएंगे। तो जो पुरापाषाण काल की जो औजार थे वो भी इस युग में बनाए गए हैं। अगले युग की शुरुआत होती है 10,000 साल पहले, जिन्हें हम नवपाषाण काल कहते हैं। तो नवपाषाण काल की शुरुआत कब से होती है? 10,000 साल पहले से, उसको हम नवपाषाण काल युग कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया में कुछ ऐसे बदलाव आए
जिससे कि हमारे जो घास के मैदान, देखिए आज से 20 लाख साल पहले जो बदलाव आए थे, वो धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन तो बदलेगा ही। अब आज के जो जलवायु परिवर्तन है, आप उसको देख लीजिए कि धीरे धीरे जो पृथ्वी का टेम्परेचर वो बढ़ रहा है। तो ऐसे ही पहले भी हुआ होगा कि आज से 20 लाख साल पहले घास के मैदान नहीं होंगे, लेकिन फिर धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन हुआ, उसके बाद घास के मैदान बने। घास के मैदान बनने मतलब टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने से वाष्पीकरण हुआ, वर्षा हुई। तो इस तरीके से घास के मैदान धीरे धीरे उगे, और उसमें हिरण है, बारहसिंघा है, भेड़ है, बकरी है, गाय, ये सब जानवर मतलब बढ़ने लगे, ठीक है, जो कि घास खाते थे, और घास खा खा करके ये जिंदा रहने लगे। फिर भाई जो आखेटक खाद्य संग्रह मतलब धीरे धीरे जो नवपाषाण युग में जो इंसान हुआ, उसने जानवरों का शिकार करते थे, वो इनके पीछे पीछे आए, ठीक है, और इन्होंने भी अपना जो है खान पान बदला, और अपना प्रजनन के समय की जानकारी जानवरों की ली, और इन्होंने धीरे धीरे उन जानवरों को पालना भी शुरू कर दिया, ठीक है। पालने से उनको क्या होता था, ये जंगली जानवरों से बचते थे। अगर आप किसी पालतू जानवर को बचाएंगे तो एक तरीके से वो आपकी रक्षा भी करता था। तो इसीलिए इन्होंने जानवरों को पालना शुरू किया कि अकेले से बेहतर है कि कोई दूसरा होगा, ठीक है। बहुत लोग होंगे जो कहीं ना कहीं अकेले रहते होंगे, तो उन्होंने धीरे धीरे एक से दो भले, तो उन्होंने सेम कैटेगरी का मतलब मान के चलिए जैसे कि एक जो कुत्ता होता है, डॉग, ये मान के चलो कि हालांकि वो सेम मनुष्य नहीं है, लेकिन ये बहुत ही इंसान को बहुत ही समझता है, ठीक है, उसका सुख दुख का साथी होता है, एक तरीके से कह सकते हैं। तो भाई खेती और पशुपालन की शुरुआत भी हो गई। अब हम यहाँ पे जानेंगे यहाँ से कि धीरे धीरे स्थायी बस्तियाँ कैसे शुरू हुई, ठीक है। देखिए कहीं पे जहाँ पे हमको गेहूँ मिला, जौ मिला, वो धान मिला, ये हमने कहीं बोया तो था नहीं, ये धीरे धीरे प्राकृतिक रूप से उगा, लेकिन हम लोगों ने जाना पहचाना कि हाँ ये खाने पीने की चीज़ें हैं। महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इनको बटोरना शुरू किया, इनको इकट्ठा करना शुरू किया सॉरी। और इन्होंने जाना कि भाई अनाज कैसे पैदा हो रहा है। इन्होंने देखिए हर घर का एक मुखिया होता है, तो वो दिमाग लगाता है कि भाई चीज़ें कैसे हो रही हैं, क्योंकि कुछ होते जो बस खाते पीते हैं, वो उनको बस खाने पीने से मतलब होता था, तब के टाइम की बात कर रहा हूँ। और उनको मतलब नहीं है कि हमको, क्योंकि लेकिन कुछ होते हैं जो जिन पे जिम्मेदारियाँ होती हैं, वो सोचते हैं कि इनको हम कैसे बचा के रखें, और इनको हम कैसे फ्यूचर में इनको प्रयोग करें। तो कुछ लोग होते हैं जो भाई धीरे धीरे कृषक बन गए, ऐसे सोचते सोचते कि भाई अब ये अगर हमको मिला है तो उसको हमको बचा के रखना है, उसको दोबारा कैसे यूज करना है। तो इन सब चीज़ों को धीरे धीरे वो कृषक बन गए इन सब चीज़ों के माध्यम से। और उसके बाद वो लोगों ने जो जानवर थे उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया कि भाई कुत्ता है, जैसे कि उसको आपने एक दिन रोटी खिलाई, 2 दिन रोटी खिलाई, तो तीसरे दिन ऑटोमेटिक वो आ जाएगा, ठीक है। अब उन्होंने जानवरों को अट्रैक्ट करना शुरू किया, और जैसे कि जो कुत्ता था वो जंगली पूर्वज था, मतलब जब उन्होंने सबसे पहले जो कुत्ता पाला होगा वो जंगली होगा, ठीक है। फिर धीरे धीरे वो जब उसको पाला पोसा और धीरे धीरे जब बड़ा हुआ, उसको समझ में आया कि हाँ ये लोग हमारी मतलब ये लोग मुझे खाना देते हैं, तो धीरे धीरे वो वहीं रहने लगा, और प्रजनन हुआ, और धीरे धीरे उनके बच्चे हुए। तो जब वो बच्चे होंगे ना, वो तो एक उसी माहौल में पल रहे हैं, तो वो अब जंगली तो पूर्वज रहा नहीं होगा, लेकिन जो सबसे पहला रहा वो जंगली ही होगा, ठीक है। धीरे धीरे भेड़, बकरी, गाय, सुअर जैसे जानवरों को अपने नज़दीक मतलब घर के पास में पालने लगे, और ये जानवर झुंड में रहते थे। कभी कभी कहीं भूख लगी तो उनको खा भी जाते थे। तो ऐसा धीरे धीरे वो पशुपालक भी बन गए, ठीक है। अब बसने की प्रक्रिया का मतलब क्या है, यहाँ पे जो थ्योरी है बसने की प्रक्रिया का मतलब क्या है, लोगों द्वारा पौधे उगाने, जानवरों की देखभाल करने की प्रक्रिया को बसने का नाम दे दिया गया। अक्सर ये जो हैं लोग जानवर को पालते थे, जंगली पौधों को और जानवरों से भिन्न होते थे। धीरे धीरे इन्होंने अपने बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का चयन करना सीख लिया। जैसे कि ये उन बीजों का चयन करते थे, मतलब उन पौधों का चयन करते थे जिनके मजबूत डंठल होते थे। उन जानवरों का चयन करते थे जो कि आमतौर पर अहिंसक थे, ठीक है, मतलब जो कि मतलब खा जाए मुझे ऐसा डर नहीं उनको रहता था, अहिंसक जो लड़ाई नहीं करते थे, जो शांत रहते थे, उन जानवरों को पालना शुरू किया, ठीक है। कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। देखिए चीज़ें धीरे धीरे अपडेट ही होंगी, वो चाहे पौधों का हो या फिर जानवरों का हो या फिर इंसानों का हो। तो जब इंसान बदल रहे हैं तो पौधे भी और जानवर भी बदलेंगे। तो इसीलिए उन्होंने फिर एक तरीके से मतलब चुनना शुरू किया कि भाई जो चीज़ें अच्छी होंगी हम उन्हीं को रखेंगे, ख़राब चीज़ें नहीं रखेंगे। उसके बाद बसने की पूरी प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही, ठीक है। करीब 12,000 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी,
वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं, जो हम ये गेहूँ और जौ और ये जो धान खाते हैं, वे इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से हैं। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूँ तथा जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते और बाद में भेड़ और बकरी आते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे नवीन जीवन शैली और स्थायी बस्ती। देखिए, जब जैसे कि अभी हमने ऊपर से जाना है कि जब गेहूँ जौ और धान मिलता था तो कुछ लोगों ने सोचा कि भाई इसको हम फ्यूचर यूज के लिए, मतलब आगे कैसे यूज करना है उसके लिए हम इसको रखेंगे, बचा के रखेंगे और इसको हम दोबारा उगाएंगे। ठीक है, दोबारा उगाएंगे और उनको फिर से खाने और पीने में यूज करेंगे। तो ऐसा करने के लिए उन्होंने भाई कुछ चीज़ें खाना खाई, जैसे कि कुछ खाना खाया, जैसे कि गेहूँ यूज किया, जैसे ये अनाज है या ये बीज है। ठीक है, अनाज है। अब जैसे कि गेहूँ को उन्होंने खाने के लिए पकाया और खाया, उसके बाद उन्होंने कुछ रख लिया, उसके बाद उन्होंने पौधे, मतलब उसको बोया और उनकी देखरेख की। तो देखरेख करने के लिए ये मान के चलिए कि आपको एक जगह प्रॉपर रहना पड़ेगा, उनको पानी देना पड़ेगा, उनको उनकी सिंचाई करनी पड़ेगी, खरपतवार उनको हटाने पड़ेंगे, जानवरों से रक्षा करनी पड़ेगी, चिड़ियों से सुरक्षा करनी पड़ेगी, सब चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। तो आपको एक जगह तो रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई आपका जो पौधे हैं आपने वहीं ही उनको बोया है, उनका ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब करने के लिए उनको धीरे धीरे एक जगह पे 4-4 5-5 महीने रहने पड़े। ठीक है, शुरुआत में तो उनको ये लगा, लेकिन फिर जब लगा कि यहाँ पे हम रह सकते हैं तो भाई सिंपल सी है, वो और देर तक रहे होंगे। ठीक है, उनके भंडारण करने की बात सोचनी पड़ी होगी उनको। तो भंडारण करके वो कहीं चले तो नहीं जाएंगे, फिर खाएंगे, फिर उनको बोएंगे नहीं, और फिर से वहीं पे धीरे धीरे जो है एक स्थायी बस्तियाँ बसने लगी। फिर है जानवर चलते फिरते खाद्य भंडारण। तो भाई सिंपल सी बात है, जब आपके पास जानवर होंगे तो कभी कभी ऐसा टाइम आता था जब कि खाने पीने के लिए चीज़ें नहीं मिलती थी और आपके जो पालतू जानवर थे आपको उन्हीं को मार के आपको खाना पड़ता था। ठीक है, ये होता था क्योंकि आपको कैसे भी जिंदा रहना है। तो तब के टाइम के लोग ये तो जानते नहीं थे कि भाई हमारे ये पालतू हैं तो हमको इनको खाना नहीं है। भाई उनको भूख लगी, जब कुछ नहीं मिला तो उसको मार के खा जाते थे। तो दूसरे शब्दों में अगर कहें तो पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका था। ठीक है, अब जानते हैं आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में। देखिए, जहाँ पे नीले वर्ग हम लोगों ने ऊपर देखा था, वो ऐसे जगहों को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे मतलब सबसे पहले कृषि और सबसे पहले पशु पालने के होने के उनको साक्ष्य मिले हैं। ये सबसे पहले इनमें महत्वपूर्ण है पश्चिमोत्तर क्षेत्र, मतलब इधर इंडिया का जो इधर जो है ना ऊपर वाला भाग, जैसे कि मेहरगढ़ हो गया। ठीक है, उस साइड के जो चीज़ों को आधुनिक कश्मीर हो गया और पूरी तथा दक्षिणी भारत में पाए जाते थे। तो ये महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहाँ पे कृषि और पशुपालक होने के साक्ष्य मिले हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों पशुपालकों की बस्तियाँ थीं या नहीं, ऐसा अभी भी जांच होती है और वैज्ञानिक खुदाई भी हुई थी। उनका हम अध्ययन करते हैं, उसके बाद पता लगाते हैं कि क्या ये ऐसा था। ठीक है, उसकी रिसर्च करते हैं और जो जले हुए चीज़ें होती हैं उनके बारे में हम जानते हैं। अनाज के दानों के अवशेष जो मिलते हैं उनसे हम पता लगाते हैं कि क्या ये बहुत पुराने हैं या ये अभी हाल ही के हैं। तो इन पे हम रिसर्च करते हैं, उसके बाद ही हम पूरी जानकारी हासिल कर पाते हैं। उसके बाद अब स्थायी जीवन की ओर है। सिंपल सी बात है, जब आप एक जगह मतलब रहेंगे तो उसके लिए आपको वहाँ पे आपको पानी की सुविधा देखनी पड़ेगी। आपको एक चीज़ दिखाते हैं, जैसे कि आप ये देखिए कि ये जो जहाँ जहाँ पे बस्तियाँ पाई गई हैं इस मैप में, देखिए ये जो बुरजहोम पाया गया, देखिए नदी के किनारे है। मेहरगढ़ पाया गया, ठीक है, यहाँ पे ये नदी के किनारे है। कोल्डिहवा हो गया, महागढ़ा हो गया, चिरांद हो गया। चिरांद देखिए ये है, यहाँ पे नदी के किनारे गंगा नदी है। ठीक है, दाऊजली हेडिंग हो गया, ये भी देखिए यहाँ से ये मोहाना यहाँ पे पानी होता है। उसके बाद ये ताप्ती नदी है, नर्मदा नदी, यहाँ पे देखिए भीमबेटका हो गया। कोलकाता है, यहाँ पे गंगा नदी हो गई। गोदावरी नदी पे देखिए इनाम गांव हो गया। तो ये जितनी भी बस्तियाँ बसी हैं वो सभी किसी न किसी नदी के किनारे ही बसी हैं। ठीक है, खुसगी देखिए कृष्णा नदी के किनारे हो गया। कुर्नूल गुफाएं हैं, ये भी नदी कृष्णा नदी के किनारे हो गया। ठीक है, कावेरी नदी के किनारे पयमपल्ली हो गया, आदिचंदलूर हो गया। तो जितनी भी जो आपकी जो भी चीज़ें हमेशा से रही हैं वो नदी के किनारे ही रही हैं। ठीक है, अब स्थायी बस्ती क्या है, स्थायी बस्ती के बारे में हम एक बार जान लेते हैं। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्जहोम वर्तमान में कश्मीर में, कि लोग गड्ढों के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता था।
ठीक है। जैसे कि भाई ये घर बनाया और ये गड्ढे में नीचे बनाया, मतलब पृथ्वी नीचे, मतलब खोद खोद के नीचे बनाया, और ऊपर से झाड़ फूस या पत्तियों का जो है वो रख लिया, और नीचे वो उस गड्ढे में रहते थे। ठीक है। तो उनको हम क्या कहते थे? गर्तवास कहते थे। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। और पुरातत्वविदों के जो अनुसार है, उन्होंने ये देखा कि घर के अंदर, मतलब इस गड्ढे के अंदर और गड्ढे के बाहर भी आग के जो है साक्ष्य मिले हैं, खाना पकाने के साक्ष्य मिले हैं। तो भाई सिंपल सी बात है, जब गर्मी होती थी वो खाना बाहर पकाते होंगे, जब ठंडी होती होगी तो वो खाना अंदर पकाते होंगे। बहुत सारी जगहों पे पत्थरों, मतलब पत्थर मिले हैं, पत्थर के औजार मिले हैं, क्योंकि तब सबसे पहले पत्थर ही यूज होता था अपने बचने के लिए, जानवरों से बचने के लिए और जानवरों को मारने के लिए। तो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है जो पत्थर मिले हैं इस टाइम, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इसमें वे औजार भी हैं जिनकी धार और अधिक पैना करने के लिए उन पर पालिश चढ़ाई जाती थी, जैसे कि ओसली और मुकल। ओसली मतलब समझते हैं? ओसली, ये देखिए, इनका जो ऊपर का पार्ट है नुकीला नहीं होगा, ये देखिए नुकीला नहीं है, जितना ये नुकीला है उतना ये नुकीला नहीं है ना, तो इसको ओखली बोलते थे। इसको आप सीधा करके, इसको रोटेट करके सीधे नीचे आप पीट सकते हैं, मतलब जैसे कोई चीज़ पीसने के लिए, किसी चीज़ को मतलब जैसे कि मान लीजिए पत्तियों को पीसने के लिए, जिनसे कभी कभी चोट लग जाती होगी, तो उनको पत्तियों, जो औषधियाँ होती थी, उनको पत्तियों को पीस करके और वो अपनी चोट पे रखते थे, जिससे कि चीज़ें ठीक हो जाती थी। ऐसे अगर आप रखेंगे तो ठीक तो होएंगी नहीं ना, तो इसीलिए इनको पीसने के लिए इन ओसली और मूसल का प्रयोग करते थे। ये नवपाषाण युग के उपकरण हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है कि तब के फिर धीरे धीरे भाई ये बनाया जाने लगा, इसको घड़ा बोलते हैं, लेकिन इसको तब के लोग मिट्टी के बर्तन बोलते थे। उसके बाद इन पे कभी कभी अलंकरण, मतलब इनको सजाया भी जाने लगा, ठीक है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि उसमें जो घड़ा ऐसे ही था, उस पर डिज़ाइंस भी बनी थी ऐसे ऐसे कुछ करके, ठीक है। उसके बाद इसी में जो है गेहूँ, चावल और जो दाल है, ये सब चीज़ें इसी में रखने लगे, ठीक है। इसके साथ साथ जो हैं वो कपड़े भी बुनने लगे। कपड़े बुनने के लिए भाई कपास उगाया गया। अब उनको तो पता नहीं था कि कपास क्या है, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे जो पौधे उनको स्टार्टिंग में मिले होंगे, तो उससे उन्होंने कपड़े बनना स्टार्ट किए। तो धीरे धीरे उसी के जैसे वो पौधों को ढूंढते थे और उनसे कपास ग्रहण करते, कपास लेते थे और कपास से फिर उन पौधों को उगाते थे। तो इसी से वो कपड़े भी बनाने लगे, कपड़े भी बुनने लगे। फिर अब ये तो ऐसा तो है नहीं कि भाई ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो सभी जगह एक ही मतलब एक ही टाइम पे हो रही हैं, एक ही टाइम पीरियड में हो रही हैं। धीरे धीरे तो कहीं ना कहीं वो चेंज होती हैं। आज के टाइम अगर मेहरगढ़ में कुछ मिला है तो वो ऐसा तो है नहीं कि नीचे साउथ में वो, मतलब चिकमंगलूर में वो मिलेगा। तो धीरे धीरे ये चेंज होता गया। ये जो है एक दूसरे से जो कल्चरल चेंजेस हैं वो होते गए, जो एक दूसरे से चीज़ें सीखने वाली हुई वो सीखते गए, ठीक है। अब मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु, ठीक है। तो जीवन मृत्यु क्या होता था कि पहले पहले के लोग क्या होते थे कि जैसे कि आपका फेवरेट जो है, आपका वो कुत्ता है और आप मर गए, तो आपको उस कुत्ते के साथ में दफना दिया जाता था, क्योंकि भाई आपका वो कुत्ता फेवरेट है, अब आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो लोग क्या करते थे, वो पुनर्जन्म के बारे में विश्वास करते थे, मतलब जो है कि जन्म के बाद भी जीवन होता है। उनको यह लगता था कि जन्म के बाद भी जीवन होता है, तो इसीलिए बकरी हो, कुत्ता हो, या जो भी चीज़ें उनकी फेवरेट चीज़ें होती थी उसको उसके साथ में ही दफना देते थे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि मेहरगढ़ में क्या है। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले गेहूँ, जौ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा है। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। इसमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की भी हड्डियाँ मिली हैं। मेहरगढ़ में चौकोर तथा आयताकार के घरों के अवशेष भी मिले हैं। उस घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे मिले हैं, जिनमें कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। सिंपल सी बात है, क्योंकि तब भंडारण करना सीख लिया गया था। मृत्यु के बाद भी मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते थे और उनकी आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसीलिए उनको जो जानवर थे उनको उसमें गाड़ दिया जाता था, जैसे कि दफना दिया जाता था। ये देखिए भाई लेटे हुए हैं, इनके साथ में बकरी है, ये कुत्ता है, या जो भी जानवर है, इसको इसी के साथ में गाड़ देते थे। जैसे कि अब फ्रांस में एक गुफा में चित्रकारी की गई है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भाई ये अभी आज से 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने खोजी थी, और 20 इस तरह के चित्र जो हैं लगभग 20,000 साल पहले से लेकर के 10,000 साल पहले के बीच में बनाए गए होंगे। इसमें बनाए गए जंगली घोड़ा, गाय, भैंस, रेंडियर,
बारहसिंघा, सुअर, इनको गहरे चमकीले रंगों से बनाया गया था। इसको क्यों बनाया जाता था और इन रंगों को कैसे बनाते थे कि लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया था। लेकिन इनको बनाते थे क्यों थे? जैसे कि मान के चलिए, जैसे कि कोई युद्ध करने जा रहा है या कोई शिकार करने जा रहा है, तो उनके उत्साह में या उनके अनुष्ठान में इन चित्रों को बनाया जाता था। इससे प्यार जताने का तरीका था। ठीक है। उसके बाद अब क्या है कि उपयोगी शब्द। ठीक है, आपने आकटक संग्रह समझ लिया होगा, पुरास्थल क्या होते हैं उनको जान लिया होगा, उद्योग स्थल क्या होते हैं उनको समझ लिया होगा। उद्योग स्थल जहाँ पे उद्योग लगाए जाते हैं, आवासीय स्थल जहाँ पे आवास होते हैं, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, लघु पाषाण काल, कृषक, पशुपालक जो पशु पालते हैं, नवपाषाण काल युग, कब्र, ये सब आपने सीख लिया होगा। अब नवपाषाण पुरास्थल क्या है, इसको आपको एटलस में ढूंढना होगा। एटलस में आप तुर्की ढूंढिए। तुर्की में यहाँ पे एक प्रसिद्ध पुरास्थल है, एक चताल ह्यूक, जो कि तुर्की में है। ठीक है, यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी, उनका उपयोग किया जाता था। जैसे कि सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर से कौड़ियाँ, भूमध्य सागर की सीपियाँ। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है तुर्की में एक जगह पे लोग लेकर आते थे। अब इसमें कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं, इनको आप ध्यान में रखिएगा और फिर उसके बाद हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। और आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप इन वीडियोस को पूरा देखिए, तभी आपको एनसीईआरटी समझ में आएगी। देखिए, एनसीईआरटी से आप भाग नहीं सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जिनसे आप भाग नहीं सकते हैं, आपको उनको पूरा पढ़ना ही होगा। जैसे देखिए, मध्यपाषाण युग में 12,000 से 10,000 साल जो कि है, माना जाता है कि मध्यपाषाण युग है वो 12,000 साल से 10,000 साल पहले था। फिर है बसने की प्रक्रिया, मतलब इंसान की जो बस्तियाँ थी वो एक जगह पे कब से बसने लगा, वो लगभग 12,000 साल पहले से बसने लगा था। फिर है नवपाषाण काल युग। उससे मतलब बसने से पहले क्या होता था कि भाई लोग खाए पिए और निकल लिए, ऐसा होता था। लेकिन बसने की प्रक्रिया जो है 12,000 साल पहले शुरू हो गई थी। नवपाषाण युग का जो प्रारंभ होता है वो 10,000 साल पहले शुरू होता है। मेहरगढ़ में जो बस्तियाँ मिली हैं, मेहरगढ़ आपको पता है पाकिस्तान, ठीक है, जो बस्तियाँ मिली हैं वो 8,000 साल पहले मिली हैं। तो आज की जो एनसीईआरटी क्लास 6 का जो चैप्टर 7 है, इससे हमने क्या सीखा है? इससे हमने सीखा है कि आरंभिक मानव था, उसको आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जाने जाते थे। उसके 4 कारण थे कि भाई पहला कारण था वो चीज़ों को खा पी के ख़त्म करके वो अगली जगह निकल जाता। दूसरा, शिकार करते हुए। तीसरा, वो फूल पौधे वगैरह जो चीज़ें चेंज हुई मौसम के अनुसार घूमते थे, भाई खाना पीना यहाँ पे नहीं, तुरंत निकल ली दूसरी जगह। चौथा था पानी अगर नहीं है तो फिर हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम आगे चले जाएंगे, वहाँ से निकल जाते, जहाँ पे जब तक पानी रहता तब तक पानी पीते थे, पानी इसका यूज करते थे, जहाँ पानी ख़त्म वहाँ से आगे वो निकल गए। उसके बाद उन्होंने आरंभिक हथियार बनाए, उनसे जानवरों जैसे कि कपड़े सिए, पौधों को खोदा या खाद्य पदार्थों को ज़मीन से निकाल के खाने पीने वाली चीज़ें खाई, रहने की जगह निर्धारित करी। जो खाद्य संग्रह है उनका मतलब ये जैसे कि भीमबेटका है, हुस्की है, कुरनूल है, ये मिले। उसके बाद भीमबेटका गुफाएं में जिसमें कि लोग रहते थे, जैसे कि आपने देखी। उसके बाद पुरास्थल क्या होते हैं, जहाँ पे औजार बर्तन और इमारत जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, उन्हें पुरास्थल कहते हैं। भाई उनका यूज किया और छोड़ के चले गए, तो जो वैज्ञानिकों ने उनको ढूंढा, उनको जाना, तो उसको उन्होंने पुरास्थल का नाम दे दिया। आग की खोज हुई, उसमें उन्होंने पकाया जानवरों के मांस को और उनको खाया। उसके बाद नाम तिथियाँ, पुरापाषाण स्थल किसे कहते हैं, मध्यपाषाण स्थल किसे कहते हैं, उनके बारे में हमने जाना। ठीक है, बदलती जलवायु बदली, लोग भाई जानवरों की संख्या बढ़ी, घास वाले मैदान हुए, जो जानवर उनको खाते थे उनको हम लोग खा सकते थे। ठीक है, तो बारहसिंघा, भेड़, बकरी, गाय, सब चीज़ें जो हैं ये घास खाते थे। उसके बाद पशुपालन और खेती हुई, उन जानवरों को पालतू बनाया गया, उनको समझ आई कि कौन से जानवर उनको अहिंसक हैं उन्हीं को पालें। उसके बाद अच्छे से जो अच्छे मजबूत डंठल वाले अनाज थे उनको उन्होंने प्रायोरिटी दी। नवीन शैली अपनाई, स्थायी जीवन शुरू किया। ठीक है, जैसे कि ये मूसल, इनको पीसने और उसके लिए में यूज किया गया। ये एक बर्तन है जिसमें हम लोग गेहूँ, दलहन, चावल इनको रखने के प्रयोग किए गए। कपड़ा भी बुनने लगे। ठीक है, उसके बाद में ये मेहरगढ़ है, जहाँ पे जीवन मृत्यु और लोगों को जो उनकी मनपसंद चीज़ें होती थी उनको जब मरने के बाद में उनके साथ में उनको दफना दिया जाता था। तो ये एनसीईआरटी हमारी 6 की चैप्टर 2, जिसको आज हमने समझा और जिसके बारे में हमने एक लास्ट में एक रिव्यू तरीके, एक पूरा सा एक एनालिसिस तरीके में हमने बता दिया। आप लोग इस वीडियो को देखें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए और हम जल्द से जल्द एम लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम की जो सीरीज़ है वो भी शुरू करेंगे। वो जो बुक्स हैं उसके चैप्टर्स, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, उनका भी एनालिसिस हम करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।